2025 के प्रयागराज महाकुंभ के लिए प्रशासन और सरकार ने जो तैयारियां की हैं उनकी चर्चा हम बड़े विस्तार से अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम यह चर्चा करेंगे कि जो श्रद्धालु हैं उनको कुंभ में जाने के लिए क्या तैयारियां करनी होंगी और क्या सावधानियां रखनी होंगी जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो, वो यहाँ से कोई बुरा स्मरण लेकर ना जाएं और कुंभ का पूरी तरह से आनंद ले सकें। सबसे पहली चीज, जब भी हम कभी घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली योजना ये बनानी होती है कि जाना कब है। अभी तक कुंभ का एक अमृत स्नान मकर संक्रांति का हुआ है और उस एक दिन में 3.5 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान करके धर्म लाभ उठाया था। 4 बड़े स्नान अभी शेष हैं। इसमें सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को है, जिस दिन सरकार को अनुमान है कि एक दिन में लगभग 10 करोड़ लोग गंगा स्नान करेंगे। इसके बाद 3 बड़े अमृत स्नान 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को है। अब ये कोई भी समझ सकता है कि जब इतने ज़्यादा लोग होंगे तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। जैसे हो सकता है कि आपको अपना वाहन घाट से अपेक्षाकृत दूर खड़ा करना पड़े, घाट के लिए थोड़ा सा रोज के बजाय ज़्यादा चलना पड़े। ये भी हो सकता है कि 12 किलोमीटर लंबे घाट में जो आपको उपयुक्त स्नान के लिए स्थान मिले, आपको उस जगह पर स्नान करना हो। स्नान के लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है क्योंकि उस दिन बहुत सारे अखाड़े आते हैं स्नान करने के लिए। और एक बात और भी है कि इतने सारे लोग हैं, जो होटल्स का किराया है और ट्रेन की वेटिंग है, अमृत स्नान के दिनों में वो दोनों बढ़ जाते हैं। यदि कोई इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके, इन सब चीज़ों से परेशान ना होता हो, तो जो कुंभ का दृश्य अमृत स्नान के दिन होता है वो अलौकिक होता है, दैवीय होता है। अखाड़ों की शोभा यात्रा किसी भी शादी में निकलने वाली बारात से कहीं ज़्यादा सुंदर होती है। तो यदि आप ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं तो अवश्य अमृत स्नान के दिनों में जाने की योजना बनाएं और भक्ति में पूरी तरह से डूब जाएं। इसी प्रकार जो हफ्ते के आखिर के दिन शनिवार रविवार के होते हैं, उन दिनों में जो प्रयागराज जनपद के रहने वाले लोग हैं और आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा लोगों के होने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा वैभव देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी, खास तौर पर बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ। तो अपने जाने की तिथियों का चयन बहुत सूझबूझ से करें। अब एक बार जब जाने की तारीख तय हो गई तो असली तैयारी उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि कुंभ में काफ़ी चलना पड़ सकता है। तो इसलिए ये अच्छा रहेगा यदि आप अपना बैग यथासंभव हल्का रखें, अपने पैर में आरामदायक जूते या चप्पल पहने। महिलाएं कभी भी हाई हील पहनकर ना चलें। जिन लोगों को जोड़ में या स्पाइन में समस्या है उनको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी और उनको कभी भी लगे कि अगर वो थक गए हैं तो तुरंत रुक जाएं। किसी भी तरह से अपने स्पाइन पर या अपने जोड़ पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। इतने सारे लोगों के बीच में बहुत अच्छे सुरक्षा प्रबंध होते हैं जिससे कि दुर्व्यवहार और चोरी की घटनाएं कम से कम हो सकें, परंतु फिर भी अपने कीमती सामान का ध्यान रखें और कोई भी अपना सामान कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को सौंपकर नहाने के लिए पानी में ना जाए। एक बात और ध्यान रखें कि यह सर्दी का मौसम है। प्रयागराज जनपद आमतौर पर भी उत्तर प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में से माना जाता है और इस समय तो सर्दी अपने चरम पर है। जब तक कुंभ के मेले का अंत का समय आएगा तब तक मौसम उतना ठंडा नहीं रहेगा, लेकिन रात में ठंड तब भी रहेगी और पानी वो तो बहुत ही ठंडा है। तो इसलिए जब आप घर से निकलें तो गर्म कपड़े ना तो लेकर चलने में आलस्य करें और ना कुंभ में पहुंचकर गर्म कपड़े पहनने में आलस्य करें, खास तौर पर रात के समय में। वैसे तो सरकार ने कुंभ के मेले के इलाके में 43 अस्थायी अस्पताल बनाए हैं और लगभग 400 डॉक्टर वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन तब भी अच्छा रहेगा यदि आप अपने साथ में जो बेसिक दवाइयां हैं, जैसे दर्द की दवा है, एलर्जी की दवा है, उल्टी की दवा है, इन दवाइयों को लेकर चलें। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस आयोजन की पवित्रता को बनाए रखें, गंदगी ना फैलाएं। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवमेंट चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था जिसमें कि कुंभ के लिए स्टील की थालियां और कपड़े के थैले इकट्ठे किए गए थे, जिससे कि वहां पर प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम किया जा सके। तो इस पवित्र आयोजन को साफ रखने में प्रशासन का सहयोग करें और जहां तक हो सके डिस्पोजेबल का प्रयोग कम से कम करें। एक बात जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करें। कुंभ में
दुनिया भर से लोग आते हैं, अलग अलग समुदायों के लोग आते हैं, सनातन के अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं। उनका पूजा करने का तरीका हो सकता है कि आपके तरीके से भिन्न हो और आपको समझ में ना आए, खास तौर पर साधुओं का पूजा करने का तरीका। तो यदि कोई किसी के पूजा के तरीके पर हंस पड़ता है तो हो सकता है कि उसके साथ के लोग आक्रामक हो जाएं और उस समय एक बुरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे पाएंगे। एक बात और है कि कुंभ के समय सब तरफ भंडारे रहते हैं, सब तरफ सबको भोजन कराने वाले लोग रहते हैं, और जो भोजन भंडारों में मिलता है वो भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत सफाई से बनाया हुआ बड़ा सुरक्षित भोजन होता है। इसके अलावा जो भंडारे हैं वो ये भी ध्यान रखते हैं कि दिन में अलग अलग समय अलग अलग तरह की चीज़ें भंडारे में प्रस्तुत की जाती हैं। ये एक सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। मैं यहाँ पर एक सुझाव देना चाहूँगा कि जब आप भंडारे में भोजन कर सकें तो चलते समय जो लोग भंडारा कर रहे हैं, यानी जो उसका आयोजन कर रहे हैं, उनको कुछ पैसा यदि संभव हो तो दान करके आए। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जो लोग समर्थ हैं वो दान का भोजन ना करें, तो इसलिए भंडारे में यदि भोजन करते हैं तो चलते समय अपने भोजन के मूल्य के बराबर यदि संभव हो तो भंडारे में दान करते जाएं, क्योंकि यदि हम समर्थ होकर भी दान का भोजन करते हैं तो ये माना जाता है कि इससे हमारे जो अर्जित पुण्य हैं उन पुण्यों का क्षरण होता है। लेकिन ये जो दान करने की जो बात है ये एक सुझाव है, इसको किसी भी तरीके का बंधन ना महसूस करें। यदि इतनी भीड़ में मेले में कोई खो जाए तो घबराइए नहीं। वो जो काल्पनिक कहानियां बॉलीवुड में दिखाई जाती थी जिसमें कुंभ के मेले में दो भाई हमेशा के लिए बिछड़ जाते थे, वो सब अब नहीं होता है। बहुत सारे खोया पाया काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा हजारों पुलिस वाले वहां पर आपकी मदद करने के लिए हैं। तब भी जो आपके साथ बच्चे हैं उनका हाथ पकड़कर चलें और यथासंभव बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें। एक चीज और है जिसकी योजना पहले से बनानी होगी, वो ये है कि हम कितना समय लेकर जाएं। कुंभ के मेले के लिए ही आपको एक पूरे दिन की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप वहां पर स्नान, नाव में चलना, वहां का भोजन, वहां की रात की जो प्रकाश की व्यवस्था है, जो वहां पर दूसरे देशों से आए हुए पक्षी हैं, और जितना आपके चारों तरफ जीवन का समुद्र दिखाई दे रहा है, इस सब का पूरी तरह से आनंद ले सकें। एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कि यदि संभव हो तो एक दिन और लेकर जाइए, जिससे कि आप प्रयागराज शहर के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि नागवासुकी मंदिर है और लेटे हनुमान जी का, बड़े हनुमान जी का मंदिर है, इन सब मंदिरों के दर्शन कर सकें। क्योंकि आप और हम कोई भी ये नहीं जानता कि हमें इस तीर्थराज में दोबारा आने का मौका कब मिलेगा। अंत में जब आप अपनी यात्रा करके वापस चलें तो ये बात 2 बार चेक कर लें कि आपकी ट्रेन कौन से स्टेशन से जाएगी। भीड़ के कारण रेलवे ने अलग अलग दिशाओं में जाने वाली ट्रेन के लिए अलग अलग स्टेशन कर दिए हैं, और जो रेगुलर ट्रेन हैं उनके भी कुछ मामलों में स्टेशन बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जिस प्रयागराज एक्सप्रेस को आप हमेशा से प्रयागराज जंक्शन से पकड़ते थे, हो सकता है कि वो आपको सूबेदारगंज स्टेशन से मिले। तो इस बात की पहले जांच कर लें। एक बार जब आप स्टेशन पहुंच जाएं तो ट्रेन में चढ़ने से पहले ये पक्का कर लें कि ये वही ट्रेन है जिसमें आपको जाना है, क्योंकि प्रयागराज स्टेशन वैसे भी अपेक्षाकृत व्यस्त स्टेशन है। यहाँ बहुत सारी ट्रेन आती हैं और लगभग 1000 कुंभ के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। ऐसा ना हो कि जब आपकी ट्रेन के चलने का समय हो उस समय आप एकदम से दौड़ें और प्लेटफॉर्म चेंज करें, तो इसलिए समय से पहुंचें। एक बात और ध्यान रखें, वहाँ पर जो लोग ड्यूटी पर हैं, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, वो आपको जो भी निर्देश दें, जो भी आपके लिए बंदिशें लगाएं, उनका पालन करें। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है। और हाँ, किसी भी तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें। यदि कोई बात आपको सुनने में आती है तो आप पास के पुलिस वाले से जाकर उसके बारे में पुष्टि कर लें। इन छोटी छोटी महत्वपूर्ण सावधानियों के साथ हम कुंभ का पूरा आनंद ले पाएंगे। तो अपना सामान पैक करिए, गंगा मैया हम सबको बुला रही है। हर हर गंगे।